नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और डिटेल्ड आईपीओ एनालिसिस की वीडियो के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसके बाद कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, फिर कंपनी का जीएमपी कितना चल रहा है, और लास्ट में आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन के कितने चांसेस हैं। इन सभी चीजों पर एकदम डिटेल में बात होगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। बात करूं कुछ बेसिक आईपीओ डिटेल्स के बारे में, तो ये आईपीओ 24 जून से लेकर 26 जून तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट की डेट 27 जून को है और लिस्टिंग 1 जुलाई को होगी। ये आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 67 रुपीज से लेकर 71 रुपीज पर शेयर है और जो लॉट साइज है वो 211 शेयर्स का है। उसके बाद जो इशू साइज है वो ऑलमोस्ट 120 करोड़ का है और अच्छी चीज ये है कि ये टोटल फ्रेश इशू है, मतलब आईपीओ का पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ में लगेगा। अब बात करूं लॉट साइज एंड इन्वेस्टमेंट की, तो देखो आप मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको शेयर्स कितने मिलेंगे और अमाउंट कितना लगेगा आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि ये कंपनी आईपीओ के पैसों को यूज कहाँ करेगी। तो देखो ऑलमोस्ट 75 करोड़ रुपीस कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल नीड्स में लगाएगी। उसका मतलब है कि डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें। फिर ऑलमोस्ट 15 करोड़ कंपनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी खरीदेगी ताकि वो अपने टूल्स एंड मशीन्स को अपग्रेड कर सके, और बाकी का पैसा जनरल पर्पजेस में यूज होगा। अब बात करते हैं कंपनी क्या करती है। तो देखो कंपनी 2002 में रजिस्टर हुई थी और ये एक ईपीसी कंपनी है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो भी प्रोजेक्ट्स उठाती है उसका ये डिजाइनिंग से लेके फाइनल हैंडओवर तक सब कुछ यही करती है, मतलब 0 से लेके 100 तक सब काम यही करती है। लेकिन ये काम किसके साथ करती है? तो देखो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज के साथ काम करती है और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाती है। अब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या आता है? रोड्स एंड बिल्डिंग्स, हाउसिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बात करूं कंपनी के प्रेजेंस की, तो कंपनी इंडिया के 11 स्टेट्स में काम करती है। आप स्टेट्स के नाम देख सकते हो। उसके बाद ट्रैक रिकॉर्ड्स की बात करूं, तो कंपनी ने अभी तक 37 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिया है और 12 प्रोजेक्ट्स उनके चालू हैं। अगस्त 2024 के ऑर्डर बुक वैल्यू की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट 900 करोड़ का है। अब अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, तो देखो ये जो सेक्टर है इंडियन ईपीसी का, ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसीलिए ये काफी कॉम्पिटिटिव भी है। लेकिन इतने कंपटीशन के बाद भी ये कंपनी हाई एबिटा मार्जिन ला पा रही है और यही चीज इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। अब और क्या चीजें हैं जो इस कंपनी को बाकी कंपनियों से अलग बनाते हैं? तो देखो मैंने बताया है कि प्रॉफिट मार्जिन्स काफी ज्यादा है इस कंपनी के, और उसके बाद ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी करने में कैपेबल है। अब देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे हैं। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफी स्टेबल तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में जो रेवेन्यू था वो पिछले साल के मुकाबले कम हो गया था। ऐसा क्यों? तो देखो कंपनी ना उस टाइम पर एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो कि कंप्लीट होने में डिले हो गया, जिसकी वजह से उस साल उनके रेवेन्यू पर असर पड़ा। लेकिन अगले ही साल उनका रेवेन्यू 100 करोड़ से बढ़कर 334 हो गया। ऐसा क्यों? तो कंपनी ने कुछ प्री कोविड प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे उसको पूरा किया और साथ ही साथ कुछ नए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू बढ़ने लगा। अब ये तो बात हो गई रेवेन्यू की। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो देखो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ का था वो अब ऑलमोस्ट 18 करोड़ का हो गया है। तो ऐसा क्या किया कंपनी ने, चलिए देखते हैं। तो देखो कंपनी ने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट किया जिसकी वजह से उनकी रेवेन्यू बढ़ गई और उनका एबिटा मार्जिन काफी ज्यादा था ही, तो रेवेन्यू बढ़ने की वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी बढ़ गया। उसके बाद कंपनी ने अपने कॉस्ट पर कंट्रोल किया और साथ ही साथ अपने ऑपरेशंस में काफी एफिशिएंसी लाई। अब बात करते हैं कंपनी के डेट वर्सेस प्रॉफिट की। तो देखो कंपनी का जो डेट है वो लगातार बढ़ रहा है, ऑल्दो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन वो डेट के मुकाबले काफी कम है। दिसंबर 2024 तक कंपनी के ऊपर टोटल डेट था 138 करोड़ का। वहीं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सिर्फ 18 करोड़ का है, यानी कि जो डेट है वो प्रॉफिट के 7 to 8 टाइम्स ज्यादा है। और ये चीज बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर है इस कंपनी के लिए, क्योंकि आइडियली ना ये सिर्फ 2 से 3 गुना होना चाहिए तभी किसी भी कंपनी के लिए मैनेजेबल होता है, वरना अगर वो इससे ज्यादा हो तो काफी रिस्क होता है।
क्योंकि इंडिया में ना बहुत सारी कंपनीज डेट की वजह से ही फेल हो जाती हैं। तो अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के सीएफओ की। इसका मतलब है कि कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से उनके बैंक अकाउंट में पैसा कितना आ रहा है। आइडियली तो ये जो नेट प्रॉफिट है और जो सीएफओ है वो साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा है। कभी सीएफओ नेट प्रॉफिट से कहीं ज्यादा है, वहीं कहीं नेट प्रॉफिट से सीएफओ बहुत कम है। ऐसा क्यों और इसका रीजन क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। तो देखो, जो कैश फ्लो है वो कम इसलिए है क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा इन्वेंट्री में स्टॉक पड़ा है जहां पर उनका काफी सारा कैश लगा हुआ है। और दूसरा रीजन है ट्रेड रिसीवेबल्स का डिले होना। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। यही रीजन है कि क्यों इस कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसमें काफी डिले हो रहे हैं। अब वैसे तो अगर सीएफओ नेट प्रॉफिट से कम है तो ये एक वार्निंग साइन माना जाता है, क्योंकि कंपनी बुक्स में तो प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन जो पैसा है वो उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कंपनी के फेल और सक्सेस होने में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको फ्यूचर में ये देखना है कि जो कैश फ्लो है वो नेट प्रॉफिट के साथ साथ चलता है या फिर उसमें काफी गैप रहता है। इस पर भी आपको नजर बनाकर रखनी है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की। तो देखो, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था फाइनेंशियल ईयर 22 में वो ऑलमोस्ट 5% का था, जो कि अब बढ़कर ऑलमोस्ट 18% का हो गया है। यानी कि एक अच्छा खासा ग्रोथ है और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए जितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन उसके लिए वो उतना ही अच्छा होता है। अब इस कंपनी पर रिस्क क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। तो पहला रिस्क है प्रोजेक्ट डिले, यानी कि अगर कंपनी प्रोजेक्ट में डिले करती है तो इसका असर उनके रेवेन्यू पर पड़ेगा। फिर उसके बाद हाई रिसीवेबल्स। इस इंडस्ट्री में जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए वर्किंग कैपिटल लगता है वो काफी ज्यादा होता है। और दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनमें डिले हो रहा है। उसके बाद हाई डेट भी हमने देखा, कंपनी के ऊपर बहुत सारा डेट है। उसके बाद कंपनी का जो क्लाइंट्स है वो प्राइवेट में लिमिटेड है, क्योंकि वो ज्यादातर गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। क्या ये आईपीओ अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड? तो देखो, आईपीओ आने के बाद इस आईपीओ का पी ऑलमोस्ट 18 का हो जाएगा, और उसको अगर मैं कंपनी के कॉम्पिटिटर से कंपेयर करूं तो किसी का 87 है, किसी का 53, तो किसी का 13, जिसको देखकर हम बोल सकते हैं कि हाँ, इनके कुछ कॉम्पिटिटर से इनका पी बहुत कम है। ऑल्दो कुछ से तो ज्यादा है, जैसे 13 का इनका 17 है, लेकिन फिर भी हम इसको ओवर वैल्यूड नहीं बोलेंगे। अब कंपनी के पी को कंपनी की ग्रोथ के साथ भी कंपेयर करें तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को पिछले एक साल में ट्रिपल कर लिया, जबकि कंपनी का पी सिर्फ 18 का है, जिसको देखकर हम बोल सकते हैं कि वैल्यूएशन काफी फेयर और रीजनेबल है। क्या ये आईपीओ अगर फेयरली वैल्यूड है तो क्या इसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हमको देखने को मिलेगा? तो देखो, लिस्टिंग गेन मेनली दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला है जीएमपी और दूसरा सब्सक्रिप्शन। फिलहाल आईपीओ का जो जीएमपी है वो ऑलमोस्ट 12% का चल रहा है। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट 4 सेशन में ये जो जीएमपी है वो बढ़ता हुआ दिखा है। ये एक अच्छी चीज है। और दूसरा सब्सक्रिप्शन होगा कि आईपीओ ओपन होने के बाद कंपनी में आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कैसा आता है। अगर आईपीओ ओपन होने के 2 दिनों के अंदर ही 9 to 10 टाइम सब्सक्रिप्शन आ जाता है, तब तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो आप 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन पर अपनी नजर बनाकर रखना कि कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है। तो देखा ना आपने कि कितने डिटेल में हमने इस आईपीओ को रिव्यू किया है। इतना डीप में रिसर्च करने के लिए हमारी टीम को काफी मेहनत लगती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक जरूर से कर देना। वैसे जो रिसर्च है उसको मैंने पास्ट डेटा और करंट वैल्यूएशन को देखते हुए किया है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बार खुद से रिसर्च जरूर कर लेना। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।